कि वर्ल्ड वॉर थ्री में क्या हो रहा है, या क्या बैक डिस्कशन क्या चल रही है, आपको क्या दिख रहा है अभी आजकल? नमस्ते श्रोतागण, हर हर महादेव। तो वर्ल्ड वॉर थ्री क्या चल रहा है, क्या होगा, आएगा? आ, ये सभी प्रश्न जायज है और सभी एनालिस्ट के माइंड में है ये प्रश्न। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम वर्ल्ड वॉर थ्री को वर्ल्ड वॉर टू के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं एज इज, तो मे बी सेम इकोसिस्टम, सेम तरह का विजुअल लुक या व्हाटएवर वैसा नहीं दिखेगा, बिकॉज समय बदल गया है, वॉर का तरीका, मायने बदल गए हैं। तो ये उस तरह से नहीं दिखेगा कि भाई सब लोग आर्मी लेके एक जगह कुरुक्षेत्र में जमा हुए और लड़ाई चलो स्टार्ट कर लो भाई, शंखनाद हो गया, वैसे नहीं होगा। सो इन दैट वे ये जो युद्ध है ये तो बहुत दिन से चल रहा है। इस पृथ्वी पे हर कुछ समय पे युद्ध होता है। इराक ईरान वॉर 7-8 साल चला, फिर बीच में शांति हुई, फिर वॉर चला, फिर क्रीमिया और वो सब वॉर हुआ, अफ्रीका में चलते ही रहता है। तो इंडिया पाकिस्तान भी 4 बार मैच खेल चुके हैं। उसके बाद फिर ये यूक्रेन आ गया। पिछले 4 सालों 3 सालों से हम लोग यूक्रेन देख रहे हैं, और अभी जो है इजराइल और ईरान के बीच में देख रहे हैं। तो अब इसको वर्ल्ड वॉर बोला जाए, दुनिया ऑब्वियसली, अगर शाब्दिक अर्थ में जाएं तो दुनिया इन्वॉल्व तो है ही। यूक्रेन में तो पूरा नाटो इन्वॉल्व है। इट्स नॉट यूक्रेन वर्सेस रशिया, इट्स नाटो वर्सेस रशिया। और ये जो मिडल ईस्ट में है वो ईरान वर्सेस अभी तो इसराइल है, बट अमेरिका तो ऑफिशियली दोनों कैंडिडेट, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन, दोनों उसको आर्म्स दे रहे हैं। और ओनली फ्रांस जो है बीच में कमेंट किया है कि इसराइल पे आर्म्स का बैन लगे। तो वर्ल्ड तो इन्वॉल्व है ही, तो इसको वॉर बोला जा सकता है। अब सारे देश कूदेंगे कि नहीं, अब आजकल प्रायोरिटीज बदल गए हैं, तो सब देश, इट वोंट बी लाइक टू साइड मैच, इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। सो अनलाइक द लास्ट टाइम जहाँ पे इवन रशिया भी अमेरिका के पक्ष में था वर्ल्ड वॉर में, पिछले वर्ल्ड वॉर में, अभी वो नहीं होगा। अभी मल्टीपल प्लेयर्स होंगे, और अभी आपका एससीओ भी रहेगा, आपका ब्रिक्स भी रहेगा, और फिर नाटो भी रहेगा। तो इट्स वेरी मिक्स टाइप ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। सब लोग को अपने अपने नेशनल प्रायोरिटी पे ज़्यादा फोकस है। अभी जो जॉन बोल्टन और विवेक रामास्वामी का एक फॉरेन पॉलिसी पे काफी लंबा बहस हुआ था। जो जो बोल्टन जी जो है, बोल्टन, राइट? सो ही इज द गाय हु इज नोन एज अ हॉक्स, और वो जो है अभी भी वाइट वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है। अभी भी वो सोचता है कि जो अमेरिका में सीआईए है और वो जो एजेंसीज हैं डीप स्टेट, जो जिनको तथाकथित डीप स्टेट बोलते हैं, दे नो एवरीथिंग। एंड हिज स्टेटमेंट इन दैट इंटरव्यू वाज कि अमेरिका बहुत ही स्ट्रांग है। वो पता नहीं क्या नशा लेके बैठता है, क्या खाता है, और क्या डेटा उसके पास है दुनिया का, कि ही वाज टॉकिंग द वे ही वाज टॉकिंग एज इफ कि बाकी तो सब लोग इसी तरह से फिसड्डी है, राइट? ही सेड कि रशिया से उसको डर नहीं लगता है। 6,000 न्यूक मिसाइल पे बैठा हुआ रशिया से उससे डर नहीं लगता है। लगभग 350 न्यूक्लियर मिसाइल चाइनीज के पास है, उससे उसे डर नहीं लगता है। तो अब ऐसे ऐसे लोग अगर फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे और मीडिया को वैसे साक्षात्कार देंगे, तो दुनिया वर्ल्ड वॉर थ्री को भी मान सकती है कि ये वर्ल्ड वॉर थ्री चल रही है। बट फ्रॉम अ न्यूट्रल एनालिस्ट पर्सपेक्टिव, इट्स अ बैड सिचुएशन। रशिया विल नॉट गो फॉर न्यूक एज ऑफ येट, बिकॉज अभी वो उतना हर्ट नहीं हुआ है। न्यूक पे अभी कब जाता है जबकि वो इतनी मैसिव इंसल्ट को फेस करे या मैसिव फाइनेंशियल लॉस को फेस करे, जब वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को फेस करे। रशिया जो है उसकी बिजनेस चल रही है इन स्पाइट ऑफ ऑल दी एम्बार्गो एंड बैन जो अमेरिका लगाया है। तो जब तक नहीं वहां पे उस तरह की क्राइसिस आएगी, वो न्यूक नहीं एक्सप्लोड करेगा। तो वर्ल्ड वॉर थ्री अब जब भी होगा तो आपको टोटली डिसमेंटल, जब तक नहीं आप फेस करेंगे डिसमेंटलिंग सिचुएशन, आप वॉर पे नहीं जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अभी वर्ल्ड वॉर थ्री
जो हमें दिखाया गया है बाय वेस्टर्न मीडिया, कॉलोनियल एरा का वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 का वॉर, उस तरह का मुझे नहीं दिखता है, बट वॉर तो डेली हो ही रहा है। वॉर डेली हो रहा है, एंड दिस विल बी माय ओपनिंग स्टेटमेंट। देश कपूर जी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे और मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ विद व्हाट शरद जी वाज सेइंग। एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है ऑफ देयर इज दिस इकोनॉमिस्ट कॉल्ड फेलिक्स सोमरी। उसने वो अपने मेमोइर्स में लिखी है द सैनजैक रेलवे। तो 1908 की बात है जब जो सोमरी थे वो एक कमर्शियल लोन सिंडिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। वो बॉस्निया से एक एक सिटी है अब ग्रीक पोर्ट सिटी थेसलोनिकी। अब लाइक उसका ये नाम है, पहले सेलोनी का नाम था उसका। तो वो उसके लिए रेलवे बना रहे थे, तो उसके लिए लोन चाहिए था उनको। और ये एक ऑटोमन प्रोविंस जो था, एक सैनजैक, वहां से निकलनी थी रेलवे। और जब उन्होंने वो लोन के लिए कोशिश कर रहे थे तो पता चला कि बोथ फ्रांस एंड रशिया both started countering it, and they were trying to create their own railway as a counter to this, and it became a very big issue. And it was, तो उसने फिलिक्स जो सोमरी था उसने कहा कि अगर इतनी छोटी सी चीज इतनी बड़ी वो फ्रिक्शन पैदा कर सकती है, तो उसको ये लगा कि अब ये पॉसिबल है कि एक बहुत बड़ी वॉर हो जाएगी। और 1914 में वर्ल्ड वॉर हुई, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और 1912 और 13 में बॉल्कन्स वॉर हुई। तो बेसिकली क्या होता गया कि these are called indications and warnings. वो प्रिकर्सर होती है to a great conflict that is going to happen. So whether we consider कि वॉर शुरू हो चुकी है या वॉर शुरू होने वाली है और कब होगी, वो आई थिंक एक सिमेंटिक्स है। इट इज अ कॉन्टिन्यूम। मतलब पहले जो 1947 से लेके से 1990s तक, लेट 1990s तक, या इवन अर्ली 2000s तक, लाइक आई वुड से लेट 1990s तक, बिकॉज उसके बाद फिर 9/11 वगैरह शुरू हो गया था। उससे पहले वो दैट वाज अ golden period of Western hegemony as well as of peace, like if you can call that peace in their own way, for most of the world. ऐसा नहीं है कि हर जगह ही पीस था, बहुत जगह वॉर हो रही थी, अफगानिस्तान में हुई, इराक में हुई, वो सब हुई। उन लोगों के लिए तो वो नहीं था। पर ये जो वायलेंस है और लार्ज स्केल वायलेंस है, ये इंट्रोड्यूस हुई वेस्टर्न हेमिस्फीयर में थ्रू 9/11 एंड ऑनवर्ड्स, राइट? एंड तो अगर हम इस पूरे सीक्वेंस को देखें, पहले 2000 से पहले ये बाकी दुनिया में लड़ाई होती थी, पर 2000 के बाद यहाँ इंट्रोड्यूस हो गई। अब उसमें इनका खुद का हाथ था या नहीं था, वो सोचने वाली बात है, क्योंकि there is enough evidence, at least online, to say कि जब ये जो 9/11 था, उससे पहले जो ISI के जो चीफ थे, लेफ्टिनेंट जनरल महमूद, he had wired $100,000 to उमर सैयद, जिसने डेनियल पर्ल को मारा था। और उमर सैयद ने वो पैसे $100,000 मोहम्मद अट्टा को वायर किए थे। मोहम्मद अट्टा ने वो पैसे बाकी सब जो हाईजैकर्स उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। कमाल की बात तो ये थी कि 9/11 होने से कुछ दिन पहले उसने जो पैसे बच गए थे वो वापस उमर सैयद को वापस वायर कर दिए। और ये खुद अपने आप से नहीं बना रहा, ये बात CNN में डिटेल में लिखी हुई है, गार्जियन में डिटेल में लिखी हुई है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में आई हुई है। तो
I'm not making this stuff up. Like it was there. वो अलग बात है कि इसके बारे में कोई बात नहीं करता. हालांकि जून 2001 में जब Ahmad Shah Massoud had gone to Brussels, he had told a CIA guy that अगर मैं मारा जाऊं तो ये मान लेना कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है on your soil. And the reason was because of, the interaction between Taliban and Al-Qaeda. Taliban was hosting Al-Qaeda. They did not want Ahmad Shah Massoud to be there if Al-Qaeda did the 9/11. तो इसीलिए उन्होंने ये किया था. But तब से अगर ये देखा जाए कि ISI ने ये करवाया या इसके पीछे इसकी पार्ट फंडिंग की एटलीस्ट, तो मैं ये नहीं मान सकता कि CIA को इसके बारे में पता नहीं था. Whatever that case may have been, like whether some intelligence operatives knew or did not know, the fact is कि ये violence जो है, large scale violence, it entered the Western Hemisphere in a big way. और तब से ये चीज चले जा रही है, and it has come to a point now कि ये through migration and through other means, like it has become a big potent force. So whether वो यूरोप में हो चाहे वो US में हो, we have seen that like it has become a like major change in demography as well as the polity itself. आज की जो मैं न्यूज़ लेटर लिख रहा हूँ अभी मैंने like भेजी नहीं, पर वो इसी बात पे है कि this election, this US election may be the last real election, because the way the illegals have been allowed into the country और जिस तरह से जो फर्स्ट अमेंडमेंट राइट ली जा रही है, मतलब कर्ब की जा रही है, और ओपनली कह रहे हैं, चाहे वो जॉन केरी हो, चाहे वो हिलरी क्लिंटन हो, चाहे वो कमला हैरिस हो, ओपनली कह रहे हैं कि मॉडरेशन और कर्ब होना चाहिए सोशल मीडिया पे और इवन फर्स्ट अमेंडमेंट पे. जब ये मॉडरेशन की बात आती है ना, तो वो इंसान को ट्विटर फाइल्स की याद आनी चाहिए, क्योंकि ये जो है जो मॉडरेशन है वो होती है ट्रस्ट एंड सेफ्टी. एक वो डिपार्टमेंट बनाया जाता है इन सब सोशल मीडिया ग्रुप्स में, और फैक्ट चेकिंग वो कौन करता है वो देखने वाली बात है. और ट्विटर फाइल्स ने बड़ा क्लियरली बताया था दैट देयर वाज अ कोल्यूशन बिटवीन डेमोक्रेटिक पार्टी, द फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसीज and the social media thing, very, very clearly. So what America is moving towards is a one-party authoritarian regime. ये अमेरिका का हाल होगा जिस तरह से इलीगल्स को लाया जा रहा है और उनकी तरफ फंड्स डाइवर्ट कर रहे हैं, जबकि जो अमेरिका के जो हिंटरलैंड, नॉर्थ कैरोलिना में और टेनेसी में हजारों लोग बुरी तरह से लाइक इम्पैक्टेड हैं, वो फ्लड विक्टिम्स हैं. वो 250 के आसपास लोग तो मारे जा चुके हैं, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है. कैटरीना में फिर भी एटलीस्ट मीडिया ने कुछ तो फोकस किया था, यहाँ तो किसी ने फोकस ही नहीं किया. 250 लोग मारे जा चुके हैं, टाउन्स के टाउन्स वाइप आउट हो चुके हैं, पर कोई बात नहीं कर रहा, कोई उनको बेनिफिट देने नहीं जा रहा. वो पैसा जो फीमा के पास था, उन्होंने $650 मिलियन वो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए उन्होंने डाइवर्ट किए थ्रू वो यूएस बॉर्डर एंड कस्टम्स. तो सोचना ये होगा कि आगे आने वाले टाइम में यूएस सिटीजन्स के कोई राइट्स होंगे भी या नहीं, क्योंकि जब अगर फर्स्ट अमेंडमेंट राइट अगर इम्पैक्ट हो जाएगा तो बाकी राइट्स का कोई वैल्यू बचेगी नहीं. अगर अमेरिका डेमोक्रेसी नहीं रही, जो और मतलब स्टेज इलेक्शन हुई है, इज ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तान, तो ये इमेजिनेशन करना कि इसका इम्पैक्ट दुनिया में नहीं होगा, ये लाइक मुश्किल होगा हमारे लिए, राइट. तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ डेमोक्रेसी बिल्कुल ही ब्रेक डाउन कर जाती है और अथॉरिटेरियन रिजीम रहती है, चाहे वो
चाहे उसको किसी भी तरह से कहते हैं ना, वो however you beautify this turd, ये हम slowly but like maybe now very very fast, like given कि इसराइल और ईरान में क्या हो रहा है, like we may be heading towards a disaster. So जैसे वो 1908 में वो सोमरी ने कहा था कि वो ऐसा होने जा रहा है, और उसको 6 साल लग गए थे एक्चुअल वर्ल्ड वॉर शुरू होने के लिए, और उसके लिए एक ट्रिगर हुआ था वो जो 49 का जो वो था मर्डर जो था, जो असैसिनेशन। ऐसे ही पता नहीं कि क्या ट्रिगर होगा, रियल ट्रिगर के बिल्कुल ही जो वायलेंस है वो हर जगह शुरू हो जाए, और बड़े लार्ज स्केल पे शुरू हो जाए, और अटैक्स शुरू हो जाए, या न्यूक हो जाए कोई जगह, भगवान ना करे, बट those are all possibilities that may happen. इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में भी मेरे को बहुत ज्यादा घबराहट होती है देखते हुए कि वहाँ क्या सिचुएशन है। बांग्लादेश में जैसे इंडिया ने वो जो वीजास हैं उसको कर्ब लगाया है फ्रॉम बांग्लादेश, दैट मींस द हिंदूज देयर आर गोइंग टू बी स्टक देयर। वो तो बेसिकली सैक्रिफाइस हो ही जाएंगे। अब मेरे को उनके लिए दर्द तो है, पर मेरे को ये दिखाई नहीं देता कि उनके पास क्या ऑप्शंस रहेंगी अब। और अगर मैं ये देखूं कि जैसे वो सोनम वांगचुक जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पे आके वो अपना ड्रामा कर रहे हैं लद्दाख के राइट्स के लिए, जबकि like it's a border area to China and all that, and there needs to be a lot of discussion. ऐसा नहीं है कि सीधा ही वो जो चाहें वो सब कुछ ऑटोनॉमी पूरी फटाफट दे दी जाए। तो इंस्टेड के बात करें, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आई वोंट बी सरप्राइज के खालिस्तानीज भी ज्वाइन कर जाएं इसमें, और वहां से जो ममता बनर्जी है वो अपना नाटक शुरू कर दे, लाइक बंगाल में अनलीशिंग द रोहिंग्याज एंड अदर फोक्स। तो और उनकी कोशिश तो यही होगी कि वो जो बांग्लादेश में हो उसको रेप्लिकेट करें इंडिया में, ताकि मोदी जी को बाहर निकाल सकें। जिस समय भी ये जो प्लैनेट्स हैं या जो स्टार्स हैं वो थोड़े गड़बड़ हुए, तो मेरी नजर में काफी वायलेंस बहुत जगह पे होने का अंदेशा मेरे को दिखाई देता है। इसलिए कम से कम जो लोग भारत में हैं वो लोग सतर्क रहें, वो लोग अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए तैयार रहें। कम से कम हिस्ट्री से लेसन जरूर लें। तो ऐसे ही बाकी जगह पे अब यूएस के जो लीडरशिप है उसमें तो मेरे को इतना समझदारी लगती नहीं है कि वो हिस्ट्री से लेसन्स लें या कुछ समझदारी कर पाए, क्योंकि यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट है ही नहीं इस समय। मतलब जो लीडरशिप है वो जो है वो एक कबाल है, एक ओलिगार्की है जो इस पूरे देश को मैनेज कर रही है। वो क्या चाहती है वो हम सब देख रहे हैं। तो मुझे कोई समझदारी की किरण यहाँ तो दिखाई नहीं देती, ना मेरे को यूरोप के यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन यूनियन में दिखाई दे रही है। तो मुझे एक एक किरण है इस पूरे दुनिया में जो वाकई में मेरे को लग रहा है, वो है मोदी जी। वो जिस तरह कोशिश कर रहे हैं वो बैक चैनल डिप्लोमेसी करने की, ताकि वो रुक सके। इनफैक्ट अगर देखा जाए जो पिछला जो कमला हैरिस और जो ट्रम्प के बीच में जो डिबेट चल रहा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब यूक्रेन वॉर में आया, जब उन्होंने बात की यूक्रेन वॉर की, तो कमला हैरिस पहले ट्रम्प से पूछा कि आप कैसे जीतोगे। कहते मैं जीतूंगा नहीं, मैं इसको रोकूंगा इस वॉर को, क्योंकि इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं। कमला हैरिस बोलती है नहीं, हमने टैंक्स दिए, हमने ये दिया है वो दिया, हम और देंगे ताकि हम इस वॉर को विन कर सकें। हर समझदार इंसान जानता है कि ये वॉर पुतिन के अगेंस्ट तुम विन नहीं कर सकते। अगर उसने एक न्यूक फेंक दिया तो जहां भी वो फेंकेगा वो जगह वो तबाह हो जाएगी। उसके पास ज्यादा न्यूक्स है आपसे, तो आप लड़ाई किससे ले रहे हो? तो ये वॉर विन नहीं की जा सकती।
ये वॉर बेसिकली रोकी जा सकती है या उसको मैनेज किया जा सकता है। और अगर तुम डायरेक्ट अटैक करोगे तो मुसीबत तुम्हारे सिर पे भी आएगी। तो वहां मेरे को दिखता था कि अगर तो कमला हैरिस आई तो पक्का है कि ये चीज एस्केलेट होगी। ट्रम्प आए तो हो सकता है कि थोड़ा कम से कम वो डिले हो जाएगा, क्योंकि बाकी और फोर्सेस हैं यूरोपियन यूनियन में, तो बहुत वो कॉमन वो दिमाग उनके ये चेंज हो रहे हैं कि एटलीस्ट यूरोपियन यूनियन जो लिबरल जो एरिया है, जो बाकी जो देशों के अंदर जो लोग हैं जो फिर भी सोचते हैं वो थोड़े वो समझदारी से, पोलैंड में हो, हंगरी में हो, इवन अब लाइक जर्मनी वगैरह में भी सोचने वाले वो सोचने वाले आ रहे हैं। पर अगर तो कोई समझदारी की किरण कहीं दिखाई देती कि कोई वॉर को रोकना चाहता है, कोई पीस एस्टैब्लिश करना चाहता है, तो मैं समझ सकता था। पर वो कहता है ना, वो जो सोमरी की इंडिकेशंस ऑफ वार्निंग थी, इंडिकेशन वार्निंग ये दिखा रही है कि जो माइंडसेट है ना, जो ग्लोबल माइंडसेट है, दैट इज मूविंग टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स वायलेंस इन वॉर रादर देन पीस। अगर एक ही इंसान रह गया जो पीस के बारे में बात कर रहा है और करना चाहता है, तो फिर who will bell the cat? एक्चुअली